जब से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी है भारत ने उसका बायकॉट किया हुआ है, वो उसकी प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर रहा। जी। तो अब पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने दोबारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 9 के लीगल डिफरेंसेस है जो इंटरप्रेट करें जो भारत ने सस्पेंड किया हुआ है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच पानी की जंग छिड़ने वाली है? एक ऐसा मुआहदा जो पिछले 65 सालों से एटमी जंगों, दहशतगर्दी और सरहदी झड़पों के बावजूद कायम था, अब खतरे में है। इंडिया ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, मगर हेग की अदालत ने ऐसा फैसला सुना दिया कि सब दंग रह गए। तो क्या अब इंडिया यकतरफा तौर पर यह मुआहदा ख़त्म कर सकता है? और पाकिस्तान इस मामले में अपना दिफा कैसे करेगा? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। फील्ड मार्शल को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। बेंच में रखा हुआ है, तो क्या ये भारत का फैसला मुनासिब है? तब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कह दिया है कि जी ये किसी पार्टी को हक नहीं है सस्पेंड करने का इस ट्रीटी के मुताबिक। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी करता चलूँ कि पाकिस्तान के जो ऑप्शंस हैं ना वो लिमिटेड हैं। सच्ची बात तो यही है, क्योंकि लॉ फेयर से बात नहीं बननी। ठीक है, हमारी एक मॉरल विक्ट्री हो गई, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कह दिया, और तरीक़ाकार यही है। आर्टिकल 9 अगर आप ट्रीटी का पढ़ी तो उसमें यही कहा गया है कि अगर आपके डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो आप वर्ल्ड बैंक जाएंगे, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो ये फैसले उन्होंने करने हैं। लेकिन भारत चूंकि अब हठधर्मी पे उतर आया है, भारत ने एक पोजीशन ले रखी है, तो अब आप जो भी कर लेंगे भारत तो मानने को तैयार नहीं है। बल्कि कल भी भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले के बाद, सप्लीमेंट्री अवार्ड के बाद भी कह दिया कि जी ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तो इलीगल है, हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। तो मतलब ये है कि वो बैनुल अक़वामी कानून को किसी चीज को खातिर में नहीं लाते। लेकिन अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है? मैं यहाँ ये भी बात कर दूं, मैं जो जाती तौर पे समझता हूँ कि देखिए एक लीगल प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ में जो है, जिसे वो कहते हैं रेबूस सिक स्टेंटिबुस, रेबूस सिक स्टेंटिबुस, जिसका मतलब ये है आसान अल्फाज में कि जब सर्कमस्टांसेस तब्दील हो जाएं तो फिर किसी भी इंटरनेशनल या बायलैटरल ट्रीटी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है और उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। और ये जो प्रिंसिपल है, ये जो कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी है, उसमें भी है आर्टिकल 7, और इसी को भारत ने इन्वोक किया है कि ठीक है जी, इंडस वाटर ट्रीटी में अंडर आर्टिकल 12 हम इसको यूनिलैटरली तो नहीं कर सकते, लेकिन जो एक ओवरआर्चिंग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ लॉ है, उसमें तो हम जो है जो एक बेसिक प्रिंसिपल है उसके तहत हम इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं यूनिलैटरली और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये प्रिंसिपल इन्वोक किया है। अब ये प्रिंसिपल पहलगाम के वाक़े के बाद इन्वोक करना ये बजाते खुद भी एक पॉलिटिकल स्टेप है। भारत ने इससे पहले क्यों इसको इन्वोक नहीं किया? 65 की वॉर में क्यों नहीं किया? 71 की वॉर में क्यों नहीं किया? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्यों नहीं किया? अगर हम भारत का ये आर्गूमेंट मान भी लें कि जी टेररिज्म तो मुंबई अटैक के बाद क्यों नहीं किया 2008 में, उसके बाद उड़ी के बाद क्यों नहीं किया, उससे पहले पठानकोट के बाद क्यों नहीं किया, तो अब पहलगाम के वाक़े के बाद ही क्यों किया है? और ये मामला उड़ी अटैक के बाद अगर आप देखिए तो पहली तकरीर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की आई 2016 में, शायद ये सितंबर के आखिरी दिनों में थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो ये सारा एक पॉलिटिकल इशू इस वक्त बन गया है। और अब अगर इसको मैं तो मतलब इसको रीओपन करने में कतन कोई हर्ज नहीं है। मैंने अक्टूबर में एक आर्टिकल लिखा था जिससे मैंने ये प्रोपोज किया था कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में रिविजिट करना चाहिए। हमारी जो पोजीशन है कि हम इसको बिल्कुल रीओपन नहीं करते, ये अनटेनेबल है। अगर भारत के कोई जायज चीजें हैं, जो हमारे भी कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और बहुत सी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, तो उसको सामने रखते हुए हम इसमें कुछ तब्दीलियां ला सकते हैं जो पाकिस्तान और भारत दोनों के फायदे में होगी और दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट में। लेकिन चलिए वो बात तो पुरानी होगी। अब भारत ने देखिए
ये काम शुरू कर दिया है कि जो चनाब का पानी है उसको डाइवर्जन उसकी शुरू कर दिया है। बहुत सी वो कनाल्स बना रहा है, डैम्स बना रहा है, मुख्तलिफ अकाल दुल है जो 1000 मेगावाट का रतले है, 850 मेगावाट का कीरू है, तकरीबन 600 से ज़ायद मेगावाट का, इसी तरह कवार है 500 से ज़ायद मेगावाट का। तो भारत और हमें भारत इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रहा जो कि उसको देनी चाहिए। इसी तरह जो वाटर का फ्लो है और वाटर जो पानी छोड़ने की बात है वो अब भारत अगस्त में यूजुअली छोड़ता था पानी, लेकिन अब वो किसी वक्त भी छोड़ सकता है और बंद कर सकता है। और ख़ास तौर पर हमारी खरीफ की जो इस साल भी जो फसलें हैं गो कि अब मानसून की रेंज तो शुरू हो गई हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत अब जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है और वो किसी को खातिर में नहीं ला रहा। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास अब एक मॉरल विक्ट्री तो हमारी जरूर हो जाती है वर्ल्ड बैंक के पास जाकर, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। अब जुलाई में पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मिलेगी प्रेसिडेंसी भी, हम शायद वहां भी कुछ एक इजलास कर लें। मुमकिन है किसी वक्त हम ICJ के पास भी चले जाएं, वहां भी जो एडवाइजरी ओपिनियन आए वो हमारे हक में आए। लेकिन अब भारत इन सब चीजों से आगे निकल गया है, क्योंकि भारत अब खुद ही जज भी है, खुद ही प्रोसिक्यूटर भी है। उसने ही फैसला करना है कि पाकिस्तान ने कब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से हाथ उठा लिया एंड जो इल्जामात वो लगाते हैं। अब मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अपनी इस सारे मामले को रिविजिट करना चाहिए और अपनी सही स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ये मामला सिर्फ कानूनी तौर पे हल नहीं होगा मेरे ख्याल में, और अगर खुदा ना खास्ता, और ये हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, एक तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का जो प्रेशर है वो बड़ा जरूरी होगा भारत पे, और यही टाइम है जबकि प्रेसिडेंट ट्रम्प हमारे थोड़े से करीब हैं, तो हम उनको कॉन्फिडेंस में लेकर भारत पे प्रेशर बिल्ड करें। वो अपना जो लॉ फेयर वो भी रखें साथ साथ पैरेलल, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल ताकि। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर से और बाकी लोगों से, फॉरेन मिनिस्टर से, कि इस वाटर इशू को कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा ना बनाएं प्लीज। ये एक सेपरेट इशू है, स्टैंड अलोन इशू है। इसको अगर आप कॉम्पोजिट डायलॉग पे या टॉक्स का इशू बना देंगे जो और इश्यूज पे है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। भारत यही चाहता है कि आप इसको कॉम्पोजिट डायलॉग का मामला बनाएं। फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, इसको आप कॉम्पोजिट डायलॉग का हिस्सा मत बनाइए। ये आपका बहुत टेक्निकल मिस्टेक है। ये डिप्लोमेसी को थोड़ा समझिए, इस तरह काम नहीं होता। इसको स्टैंड अलोन इशू रहने दीजिए। इसको आप सेपरेटली आपने इसको हैंडल करना है, क्योंकि सीरियस कश्मीर की तरह ये भी सीरियस इशू है, लेकिन कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट जरा डिफरेंट है। ये पानी का इशू है, ऑन गोइंग चीज है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा हुकूमत को इस बारे में एहतियात से काम लेना चाहिए। नहीं हो सकेगा। अब याद रहे कि सितंबर 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने दरिया सिंध और मोबिन दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए आलमी बैंक की सालिसी में 9 बरस के मुज़ाकरात के बाद सिंध-तास मुआहदा किया था। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद वादी सिंध के दरियाओं के पानी को दोनों ममालिक के दरमियान मुनसिफाना तरीक़े से तकसीम करना था। तब से अब तक दरियाओं की तकसीम का ये मुआहदा कई जंगों, इख्तिलाफात और झगड़ों के बावजूद भी 65 बरस से अपनी जगह पर कायम है। मगर रवां बरस अप्रैल में इंडिया ने पहलगाम हमले के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया था। आर्बिट्रेशन कोर्ट के हालिया फैसले का जहां पाकिस्तान ने खैर मकदम किया है, वहीं इंडिया ने इसे मुस्तरद कर दिया है। 27 जून को फैसले में सालिसी अदालत ने कहा कि किसी एक फरीक की जानिब से सालिसी की कार्रवाई शुरू होने के बाद लिया गया यकतरफा फैसला अदालत के दायरे इख्तियार को मुतासिर नहीं करता। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।